नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे खास शो भारत भाग्य विधाता में। एक ऐसा शो जहां हम भारत की सोच, संस्कृति और भविष्य पर बातचीत करते हैं। आज इस मंच पर हम एक ऐसे व्यक्तित्व के साथ हैं जो कि पत्रकारिता, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छी पहचान रखते हैं। जी हाँ, ये है माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के कुलगुरु और हमारे प्रोफेसर विजय मनोहर तिवारी सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास नमस्कार। कार्यक्रम में। नमस्ते नमस्ते। और सर, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल अच्छा हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? सर, हम भी बहुत बढ़िया हैं। और चलिए फिर इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और सर, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि आप काफी अच्छा लिखते हैं, तो आपने जब इसकी शुरुआत की थी तो इसके लिए आपकी प्रेरणा कौन था? आपको इसके लिए प्रेरित कौन करता था? देखिए, मैं गणित का विद्यार्थी था। जी सर। मैंने एमएससी मैथमेटिक्स में करने के बाद 1 साल कॉलेज में टीचिंग किया, लेकिन लिखने का शौक मुझे मेरी माँ ने लगाया था। हम एक छोटे से गांव से हैं और मेरी मम्मी मुझे अपने स्कूल के शुरुआती दिनों में चिट्ठियां लिखवाने का अभ्यास करती थी। वो बोलती जाती थी और हम अपनी मौसी को, अपने मामा को ऐसी चिट्ठियां लिखते थे। तो लिखने का अभ्यास मेरा शुरुआती वहाँ से हुआ। और उसके बाद जब मैं गणित में एमएससी करने के बाद मैं कॉलेज में पढ़ाने के लिए गया, तो मुझे लगा कि मुझे लिखने में जाना चाहिए। अब उस समय कोई ये बताने वाले तो थे नहीं कि लिखने के लिए आप जाएंगे कहाँ और उसमें कोई आजीविका के इंतजाम किस तरह के होते हैं। एक कल्पना ये थी कि अखबारों में जाएंगे तो वहाँ लिखने का अवसर मिलेगा, कुछ लिखेंगे, आप खबरें लिखेंगे, लेख लिखेंगे। लेकिन अखबारों में जाएंगे कैसे, उसकी तो कोई तैयारी थी नहीं, पढ़ाई थी नहीं। ये मेरा सौभाग्य था कि उस समय माखनलाल चतुर्वेदी जी के नाम से एक पत्रकारिता का विश्वविद्यालय, जिसे एशिया का पहला और भारत का अब सबसे बड़ा मीडिया यूनिवर्सिटी है, ये भोपाल में शुरू हुआ था। तो मैं इसके दूसरे बैच का विद्यार्थी बना और यहाँ से मैंने पत्रकारिता की पढ़ाई करके फिर मैं मीडिया में चला गया। मैं अखबारों में रहा, टीवी चैनल में रहा, फिर अखबारों में लौटा और रिपोर्टिंग में रहा। सबसे खास बात जो मेरे साथ अनुकूल हुई वो ये कि मैं शुरू से रिपोर्टिंग में रहा। मैंने फील्ड रिपोर्टिंग में ही अधिक समय बिताया। उस नाते भारत के अलग अलग हिस्सों में कई कई बार जाने का मुझे मौका मिला। तो इस तरह से ये लिखने की एक अब अखबार के नाते शुरुआत हुई। सिटी रिपोर्टिंग के छोटे दायरे में लिखने के अभ्यास शुरू हुए। मैंने नई दुनिया से अपना करियर शुरू किया था इंदौर में। तो ये एक शुरुआत थी। अच्छा, तो सर, आप ऐसी कौन सी हस्ती है जिसको आप बचपन से एक आइडल मानते थे? मैं कॉलेज के दिनों से आइडियल तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन सीखने के उद्देश्य से हम किससे क्या सीख सकते हैं। मैं ओशो को बहुत पढ़ता था। ओशो की जो किताबें हैं, उनकी जो ओशो टाइम्स एक मासिक पत्रिका आती थी, तो उसको मैं पढ़ता था। और चूंकि मैं साइंस का विद्यार्थी था लेकिन मेरी रुचि साहित्य में भी थी, तो हमारी लाइब्रेरी में जितनी भी साहित्य से संबंधित पुस्तकें होती थी, खासतौर से गद्य, उपन्यास, कहानियां, तो वो पढ़ने का एक अभ्यास मेरा था। लेकिन जब मैं पत्रकारिता में आया और नई दुनिया अखबार में गया, तो आप जानते होंगे कि नई दुनिया की एक जमाने में लाइब्रेरी बड़ी प्रसिद्ध थी। जी सर। अभी जहां हम जैसे विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में बैठकर नालंदा में आपसे बात कर रहे हैं, तो नई दुनिया की जो लाइब्रेरी थी वो बड़ी समृद्ध लाइब्रेरी थी और उसमें देश दुनिया की बहुत अच्छी किताबें, आत्मकथाएं, ये सब वहाँ थी। तो मैंने ओशो को पढ़ा और मैंने भाषा को अपने सुधारने का, एक अच्छी भाषा, हमारी प्रांजल भाषा होनी चाहिए। हम कुछ कह रहे हैं या हम कुछ लिख रहे हैं तो उसको अच्छे से हम अपनी बात को अभिव्यक्त कर सकें, लेखनी में भी और बोलने में भी। तो इसका अभ्यास इस तरह की कुछ, फिर मैंने आचार्य चतुर्सेन, प्रेमचंद, फणीश्वरनाथ रेणु और 1 साल मैंने पूरा उर्दू के लेखकों को दिया। तो जितने भी पाकिस्तान और भारत के बड़े प्रसिद्ध लेखक हैं, निदा फाजली साहब हैं, जावेद अख्तर हैं, अली सरदार जाफरी हैं, इंतज़ार हुसैन हैं, ऐसे तमाम जो इस्मत चुगताई हैं, तस्लीमा नसरीन हैं, इन लोगों को मैंने एक अलग सांस्कृतिक परिदृश्य को समझने के लिए, एक इस्लामिक बैकग्राउंड को जानने के लिए, मैंने इन लोगों को भी काफ़ी, इनकी किताबें जितनी जहाँ जैसी संभव थी, तो मैंने अपने समय का सदुपयोग किया और मैंने इनको पढ़ना निरंतर रखा, जिससे मेरी भाषा शुद्ध और साफ हो सके। जी। तो सर, पहले की पत्रकारिता जो आपने देखी थी, तो पहले की पत्रकारिता और आज की पत्रकारिता में आपको क्या अंतर देखने को मिलता है? देखिए, जब हम यहाँ इस पत्रकारिता विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आए, तो उस समय टेलीविजन चैनल नहीं थे, 24 घंटे के सैटेलाइट न्यूज चैनल नहीं आए थे।
तो केवल प्रिंट की दुनिया थी, अखबार थे, मैगजीन थी, समाचार पत्र और पत्रिकाएं थे। और उस समय वो कलर भी नहीं थे, ब्लैक एंड व्हाइट छपते थे। कभी कभी कोई बड़ा विज्ञापन अगर आता था तो कलर छपते थे, अन्यथा जो ब्लैक एंड व्हाइट अखबार थे। तो एक वैसी दुनिया भी, एक बड़ी सीमित दुनिया थी मीडिया की। बहुत विकल्प नहीं थे, अखबार भी कम थे, बहुत चेंज सर्कुलेटेड अखबार नहीं थे जो मल्टी एडिशन आज होते हैं जिस तरह के, वैसे अखबार नहीं थे। तो एक सीमित दुनिया थी और उसमें चमक दमक नहीं थी, कोई आकर्षण नहीं था। लोगों को ये पता ही नहीं था। हमारे यहाँ जब हम इस पेशे में आए, इस फील्ड में आए, इस विधा में आए, तो हमारे गांव या हमारे मित्रों को ये नहीं जानकारी थी कि अखबारों में आप करते क्या होंगे, वहां काम क्या होता होगा। संपादन, रिपोर्टिंग, डिजाइन, लेआउट, ये जो पूरी तकनीकी जो उसके पहलू हैं, आयाम हैं किसी भी अखबार या समाचार पत्रिका के, तो ये सामान्य लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता था। नौकरियों को बारे में ज्यादातर सरकारी नौकरी के आकर्षण होते थे, सिविल सेवाओं में चले जाइए या किसी बैंक की नौकरी में चले जाइए तो पता होता था कि वहाँ काम क्या करना है। लेकिन मीडिया में काम क्या होता है ये बहुत लोग नहीं जानते थे। लेकिन सन 2000 के बाद जब 24 घंटे के सैटेलाइट न्यूज चैनल आना शुरू हुए, तो उसके बाद मीडिया की दुनिया बहुत तेजी से बदल गई और उसमें आकर्षण पैदा हुआ, उसमें ग्लैमर पैदा हुआ। लोगों को ये पहली बार पता चला कि इसमें भी हमारे कैरियर बन सकते हैं। तो एक अलग तरह का दौर शुरू हुआ। फिर अखबार जो कुछ सीमित स्थानों से 2-4 शहरों से छपते थे उस समय, तो वो दूसरे राज्यों में फैलना शुरू हुए, उन्होंने अपना विस्तार किया। तो प्रिंट मीडिया का भी विस्तार हुआ सन 2000 के बाद में। नए नए चैनल आए, फिर रीजनल चैनल आए, पहले नेशनल आए, कई आए, फिर रीजनल चैनल आए, कई आए, फिर स्पोर्ट्स के चैनल, बिजनेस के चैनल, इस तरह से कुछ अलग अलग विषयों पर केंद्रित 24 घंटे के न्यूज चैनल शुरू हुए। फिर डिजिटल मीडिया तक बात चली गई। तो अब दुनिया बिल्कुल बदल गई है। जैसे पुराने समय की ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में जब बनती थी 60 के दशक के आरंभ तक, तो उस समय का सिनेमा कैसा था, कैसी कहानियां उस समय आ रही थी, कैसा डायरेक्शन उस समय चल रहा था, कैसा म्यूजिक चल रहा था, कैसे गीत लिखे जा रहे थे, तो वो एक अलग दुनिया थी। और आज की दुनिया एकदम जो फिल्म की है। तो जैसे बदलाव टेक्नोलॉजी में होते गए हैं तो वो मीडिया में भी दिखाई दिए हैं। प्लस पॉइंट ये है एक विश्वविद्यालय के नाते और विद्यार्थियों की दृष्टि से कि विकल्पों की आज कोई कमी नहीं है। हमारे समय बहुत सीमित विकल्प थे, हमसे पहले और सीमित थे, लेकिन चैनलों के आने के बाद में विकल्पों की बाढ़ आई हुई है। आपको ये तय करना मुश्किल है कि आप डिजिटल से अपनी यात्रा शुरू करें या प्रिंट में जाएं या टेलीविजन में जाएं। सर, जैसे आपने कहा कि अब बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस हो गए, तो आज की दुनिया में डिजिटल जो है वो काफी ज्यादा मेन महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो क्या आपके नजरिए से देखा जाए डिजिटल आने से पत्रकारिता को कहीं ना कहीं रिप्लेस कर दिया गया है? नहीं, ऐसा नहीं है। एक और खिड़की खुल गई है, दुनिया को देखने की एक और खिड़की खुल गई है। पहले अखबारों की दुनिया थी कि 24 घंटे में एक ही बार छप के आता था सुबह और उसमें सारी खबरें हमें मिल जाती थी। अब आज दिन भर की खबरों को जानने के लिए हमें अगले दिन सुबह के अखबार का इंतजार करना होता था। चैनल ने ये कमी भर दी। अब 24 घंटे आपके पास खबरें थी, 24 घंटे न्यूज चैनल में आपको हर समय की लाइव स्टोरी मिल सकती है। अब ये तीसरा एक जरिया है जो डिजिटल है, तो इसने एक नई खिड़की खोल दी है, नए तरह से खबरों की प्रस्तुति आसान कर दी है। अब चैनल के लोग ही हर जगह हों ये जरूरी नहीं है, अखबार के लोग ही किसी स्पॉट पर घटनाक्रम को कवर करने जाएं ये जरूरी नहीं है। मोबाइल जिसके पास में है वो एक रिपोर्टर है, वो एक वीडियो जर्नलिस्ट है। जहां कोई घटना घट रही है उसके सामने, अब कोई मीडिया का बंदा कवर करने कब आएगा? लेकिन आपके पास अगर ये स्मार्टफोन है तो आप कम से कम एक फुटेज उसका बना सकते हैं। अभी हमने बारिश के दिनों में देखा उत्तराखंड में जो तबाही हुई, कहीं कोई बड़े हादसे हो जाते हैं, कहीं कोई वीआईपी आ जाते हैं, कोई ऐसी घटना हो जाती है, तो हर जगह हर समय मीडिया नहीं होता है, उसको आने में समय लगता है। लेकिन स्मार्टफोन ने ये आसान कर दिया है कि अभी कहीं पहाड़ों में अगर मिट्टी सरकी, कोई मलबा गिरा, कोई हाईवे टूटा, कोई शहर गांव तबाह हुआ, उत्तरकाशी के पास अभी एक गांव उत्तराखंड में पूरा काफी नुकसान हुआ वहां पर, तो आसपास तमाम लोग थे जो वो अपने मोबाइल से उसको शूट कर रहे थे। तो डिजिटल मीडिया का आसान काम हो गया है। अब जहां मीडिया कई देर बाद पहुंचेगा हादसा होने के बाद, घटना घटने के बाद में, लेकिन
आज की दुनिया में अगर कोई चीज कहीं घट रही है, आसपास जितने लोग वहां मौजूद हैं, तो मोबाइल सबके पास है, वो एक लाइव वीडियो वहां बना लेते हैं। तो डिजिटल मीडिया ने उसकी रीच टेलीविजन चैनल से आगे कर दी है। तो ये उसका एक अच्छा पहलू भी है। खबरों की बुरी तरह से बाढ़ आई हुई है, और कुछ अच्छा कंटेंट, अच्छी भाषा, अच्छी सामग्री, कोई खबर अच्छे ढंग से लिखी हुई, किसी की बोली हुई कोई अच्छी बात, कोई रेडियो पर कोई अच्छी आवाज, या चैनल पर जो 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 भी कवरेज आते हैं, तो ये चुनौती है कि आप अपने दर्शकों को होल्ड कर सकें, रोक सकें, अधिक देर तक उनको अपने कंटेंट पे टिका सकें। तो ये चुनौती है। तो जैसे जैसे ये माध्यम बढ़े हैं और विकसित हुए हैं, तो मीडिया में काम करने वाले लोगों के लिए अवसर भी बढ़े हैं और चुनौतियां भी बढ़ी हैं। आसान काम नहीं है आज मीडिया में काम करना। सर, जैसे आपने कहा कि अभी डिजिटली बहुत ज्यादा ग्रो हो गया है, तो ये बताइए कि इसके कारण कंपटीशन बढ़ गया है, पहली चीज। दूसरी चीज, कहीं ना कहीं फेक न्यूज जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो इस पे पत्रकारिता पे सवाल उठता है, तो इस पर आपके क्या विचार है? ये चुनौती, जैसा मैंने कहा कि ये चुनौती बढ़ गई है, तो उस चुनौती में एक चुनौती ये भी शामिल है कि उसमें जो टेक्नोलॉजी अब बहुत आसान है, एआई का जमाना है, जो जिंदा नहीं है उनके भी आप वीडियो बना। हमारे समकालीन जितने राजनीतिज्ञ हैं या सेलिब्रिटीज हैं, सिनेमा की, खेल की, आप कुछ भी उनके नाम से कोई भी वीडियो में आवाज किसी तरह से डाल के उसको फेक न्यूज बना सकते हैं। अभी सिंदूर ऑपरेशन के दौरान, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ऐसे कई वीडियो हमारे पास डिजिटल मीडिया के माध्यम से, इवन न्यूज चैनलों पे चले हैं, जो फेक थे, जिनके कोई सत्यता नहीं थी और प्रमाणित नहीं थे वो। और हमारे कई महानुभावों ने ये बड़ी तेज रफ्तार कंपटीशन के दौर में, इस प्रतिस्पर्धी समय में, उन्होंने ये दिखाया कि साहब कराची और लाहौर तक भारत ने कब्जे कर लिए हैं, ये हो गया है, वो हो गया है। इस तरह का एक अतिरेक में जाकर, इस टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग करके इस तरह के वीडियो बने। एक न्यूज एजेंसी ने दिल्ली में 4 लोग इस काम में लगाए थे, जो ये फेक वीडियो जिस तरह के आए तो उनकी सत्यता की जांच करने के लिए। और बड़ी संख्या में ऐसे वीडियो उन्होंने चिन्हित किए जो बड़े बड़े चैनल पे चल चुके थे और वो सत्य नहीं थे। तो उन्होंने, उन लोगों ने जो फैक्ट चेक के रूप में बैठे थे, टेक्नोलॉजी से उन्होंने एक एक वीडियो के उस कंटेंट में जाके उसकी ऑडियो, उसके दृश्य, इनका जब मिलान किया और पूरी तकनीक से उसका परीक्षण किया, तो कई वीडियो फेक पाए गए। तो उन्होंने उन चैनल के लोगों को ये सूचित किया कि आपकी इस बुलेटिन में ये जो वीडियो चलाया गया है, दरअसल ये ऐसा है। तो ये चुनौती है हमारी कि हमारे पास जो बह के पूरा कंटेंट चारों तरफ से आ रहा है, तो उसमें कितनी सत्यता है कि नहीं है, ये जांच करना भी आज उन प्लेटफॉर्म की बड़ी चुनौती है जो मीडिया के नाम से डिजिटल में है, प्ले कर रहे हैं या टीवी में है। तो उनके पास आने वाली जो भी सामग्री है, जो भी विजुअल प्रॉपर्टी है, उसकी सत्यता की जांच करना एक बड़ी चुनौती है, समय पे जांच कर लेना। क्योंकि एक बार अगर असत्य चीज कोई चली गई तो लाखों लोगों तक वो फैल जाती है, वायरल हो जाती है। तो फिर उसका अगर आप बाद में खंडन करते हैं तो वो शायद उतने लोग ना देख पाए उसको। तो ये बड़ी मीडिया की चुनौती और परेशानी, और ये बड़ी है। लेकिन हर मीडिया हाउस में ये, जैसे पहले प्रूफ पढ़ने वाले लोग होते थे कि वर्तनी और व्याकरण की कोई गलती किसी खबर या लेख में ना छप जाए, ये देखने के लिए नई दुनिया जैसे अखबार में एक जमाने में 15 प्रूफ रीडर की टीम होती थी, जो और किसी अखबार में शायद ही कभी रही हो। एक एक मात्रा, एक एक फुल स्टॉप, एक एक कॉमा, इस पर ध्यान दिया जाता था। उसी तरह से अब चूंकि विजुअल और ऑडियो और ये सारी टेक्नोलॉजी आई है, तो ये सारा फैक्ट चेकर्स और ये सब ध्यान दे रहे हैं, जिन्हें अपनी विश्वसनीयता की चिंता है। जिन मीडिया हाउसेस को, संस्थानों को, बैनर्स को, अखबारों को, चैनलों को, डिजिटल प्लेटफॉर्म को अपने नाम, अपने ब्रांड और अपनी विश्वसनीयता की चिंता है, वो इस बात की फिक्र कर रहे हैं। उनके पास एक दक्ष तकनीशियनों की, पत्रकारों की टीम है जो उनके तक आने वाले जो कंटेंट है उसकी जांच कर रही है, सत्यता की जांच कर रही है। बहुत लोग, बहुत सारी सामग्री हर दिन रोक दी जाती है जब तक उसकी सत्यता प्रमाणित ना हो, लेकिन जल्दबाजी में जो प्रसारित हो जाती है या ऑन एयर हो जाती है, तो उससे उनका ब्रांड पर असर पड़ता है, उसकी विश्वसनीयता खराब होती है। तो ये चिंता सब कर रहे हैं। सर, अगर आज महात्मा गांधी जैसे और माखनलाल चतुर्वेदी जैसे बड़े महान लोग जिंदा होते, तो आज भारत के इस दृश्य को देखकर वो क्या कहते? ये काल्पनिक प्रश्न है और मूल बात है तेवर की। मूल बात यह है कि तेवर क्या थे उनके। महात्मा गांधी जिस तेवर के महापुरुष थे,
माखनलाल चतुर्वेदी अपने समय जिस तेवर के मनुष्य थे, एक महान संपादक थे, कवि थे, दोनों का भारत के स्वाधीनता संघर्ष में एक बड़ा रोल रहा है। बड़े हमारे श्रद्धेय महापुरुष हैं ये। आज के भारत में अगर वो तेवर उनका जो था वो होता तो वो सुधार का ही होता चीजों को। अब भारत स्वतंत्र हो चुका है तो वो मूल मकसद जिसके लिए वो दोनों महापुरुषों ने अपना जीवन लगाया तो वो तो हासिल हो चुका है 1947 में। 1947 की 15 अगस्त की सुबह जो सबसे बड़ी चिंता इन दोनों महापुरुषों की रही वो थी एक अच्छे सफल, सबल और सशक्त भारत के निर्माण की, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की। यही चाहते थे। स्वतंत्रता क्यों चाहिए थी? अंग्रेजों को क्यों भगाना था? हमें अपने हाथ में अपने देश की सत्ता क्यों चाहिए थी? कि हम अपने देश को अपने ढंग से, जो उसकी स्वभाव है, भारत का जो मूल स्वभाव है, उसमें उसको स्थापित कर सकें, स्थिर कर सकें, विकसित कर सकें, आगे बढ़ा सकें, दुनिया के दूसरे देशों की तुलना में उसको एक शक्तिशाली भारत का निर्माण कर सकें। आज के भारत में जो भी विसंगतियां हैं, राजनीतिक हो, सामाजिक हो, निश्चित रूप से माखनलाल जी आज होते तो कर्मवीर में बड़े कड़क संपादकीय लिख रहे होते वो, और महात्मा गांधी होते तो वो भी अपने अखबारों में, अपने चिट्ठियों में, अपने भाषणों में, अपने उसी तेवर के साथ में एक अच्छे, स्वस्थ और सफल और शक्तिशाली भारत के निर्माण के लिए प्रयास कर रहे होते। वो हमारे कान उमेठ रहे होते। हम लोग मीडिया में काम कर रहे हैं और हमारी से जो गलतियां होती अखबारों में, चैनलों में या डिजिटल मीडिया पर, उनके समय ये सारा होता तो हमारे कान खींच रहे होते। वो हमारी गलतियों को देख के हमको सही रास्ता बता रहे होते, हमको भाषा का संस्कार दे रहे होते। और भारत की जो प्रगति हुई है, भारत ने जो अपने दूरगामी सपने निर्धारित किए हैं, 2047 जब भारत अपनी आजादी के 100 साल मनाएगा, अगर आज वो होते तो अभी हम लगभग 20-25 साल दूर हैं। तो आज के मीडिया के लोगों को भी वो दिशा दे रहे होते, आज के राजनीतिक तंत्र को भी वो मार्गदर्शन कर रहे होते। और अगर कुछ अच्छा हो रहा है, हमारी सरकारें हैं, अब विदेशी सरकारें नहीं है, हम स्वाधीन देश हैं, तो कुछ अच्छा हो रहा है तो निश्चित रूप से उसको वो प्रशंसा कर रहे होते उसकी। लेकिन कुल मिलाकर उनके तेवर महत्वपूर्ण हैं, जो ध्यान देने योग्य हैं। और उनका मकसद ये था कि भारत एक अच्छा, दुनिया में एक आदर्श, शक्तिशाली, आत्मनिर्भर राष्ट्र बने। तो अगर उस दिशा में हमारे प्रयास आज हो रहे हैं तो उसको वो प्रशंसा कर रहे होते, हमारी पीठ थपथपा रहे होते। और अगर कोई गलतियां हम कर रहे हैं या जो चीजें हमें करना चाहिए, जो निर्णय हमें लेना चाहिए, वो नहीं ले रहे हैं तो हमारे कान उमेठ रहे होते। वो हमारे साथ बिल्कुल ऐसा ही कर रहे होते। वो कोई शांति से बैठने वाले लोग नहीं थे कि आज बैठ स्वाधीन हो गया भारत, अब आराम से बैठ के अखबार पढ़ रहे हैं। ऐसे नहीं होते। वो फिर निकलते, कोई गलतियां हो रही हैं तो फिर निकलते, वो समाज को सुधारने के लिए, देश को सुधारने के लिए, नागरिकों को दिशा देने के लिए। वो बिल्कुल हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे होते। सर, आपका इतना अच्छा अनुभव है तो आप आज के युवा पत्रकार और भारत भाग्य विधाता को ऐसी कौन सी टिप्स हैं जो देना चाहेंगे? कोई टिप नहीं है और कोई कहीं पहुंचा नहीं है। जो ये समझता है कि वो कहीं किसी पद पे चला गया है, तो मैं आपको बताऊं कि ये सारे पद जो हैं, पद और प्रतिष्ठाएं, ये सब नश्वर दुनिया के परिचय हैं। आज हैं, कल नहीं होंगे। और मैं ये कहता हूं कि जिसके आगे पूर्व लग जाए वो आपका वास्तविक परिचय नहीं है। तो मैं एक केवल लेखक के नाते ही अपने आप को देखता हूं। कोई टिप नहीं है। हम सब यात्रा में हैं, कोई आगे है, कोई पीछे है। थोड़े बहुत अनुभव जो आगे है उसके हो सकते हैं यात्रा के। उस नाते में पत्रकारों को, जो नई पीढ़ी के पत्रकार हैं, उनको दो बातें कहता हूं कि अपना समय और अपनी ऊर्जा केवल अपने लक्ष्य पर आप लगाइए। अच्छी भाषा को, अपनी अच्छी भाषा को विकसित करिए, खूब पढ़िए, खूब लिखिए, अपने अभ्यास को बढ़ाइए निरंतर। क्योंकि आज की चुनौतीपूर्ण पत्रकारिता में बड़ा कठिन है। जितना विकल्प अधिक हैं उतना विश्वसनीयता का संकट है। तो आपको अपने अच्छे अध्ययन से अपना आधार बनाना है, ये बनाइए। उसके लिए आपको अपने समय और अपनी ऊर्जा का बहुत अच्छा इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आप यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आए हैं तो अपने माता पिता का चेहरा प्रतिदिन याद करिए, ताकि कोई गलती आपसे ना हो और जो समय आपको पढ़ने के लिए दिया गया है उसका आप साधनों का सब उपयोग कर सकें। एक बात। दूसरी बात मैं ये कहता हूं कि यहां से निकलने के बाद अगले 2 दशक बहुत महत्वपूर्ण हैं।
अगले 2 दशक, अगले 20-25 साल इस देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और कैरियर के नाते हमारे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन 2 दशकों में ये भारत जो है अपने आजादी के 100 साल मनाने वाला है 2047 में। हम 2025 में अभी बैठे हैं, तो अगले जो 20-22 साल हैं ये आपके कैरियर के साल हैं, जब आपका कैरियर उड़ान भरेगा, आप नई नई पायदान छुएंगे, नए नए आकाश में अपनी उड़ान भरेंगे। तो आपको अपनी तैयारी 2047 का लक्ष्य लेके करना चाहिए। जो शक्तिशाली भारत का सपना हमारे प्रधानमंत्री जी ने देखा है, तो वो केवल ऐसा उन्होंने अपने लिए नहीं देखा है, वो अपने हिस्से की भूमिका तो अपनी निभा रहे हैं, निभा चुके हैं, लेकिन वो हमारे लिए बात कर रहे हैं। तो ये हमें जरा इन चीजों पे ध्यान देना चाहिए। तो अगले 20 साल हम देश के सामने जो मुद्दे आने वाले हैं, हमारे ग्रामीण भारत में जो मुद्दे आने वाले हैं, हमारे अर्बन एरिया में, शहरी क्षेत्रों में जो चुनौतियां, जो संकट आने वाले हैं, हम एक लगातार बढ़ती हुई आबादी वाले देश हैं जिसमें कई तरह की समस्याएं केवल जनसंख्या के कारण हैं। एक पत्रकार के नाते आपकी नजर, आपकी दृष्टि हर चीज पर बहुत पैनी होनी चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं कि जो विश्वविद्यालय है, पत्रकारिता का विश्वविद्यालय है, ये केवल डिग्री का जगह नहीं है, ये 360 डिग्री पर दुनिया को देखने की दृष्टि विकसित करता है आपको। तो इस समय का बहुत क्रिएटिव इस्तेमाल आपको करना चाहिए, बहुत रचनात्मक उपयोग इसका करें और अगले 20 साल का लक्ष्य अपने कैरियर का भी सामने रखें। और इस देश की जब आजादी के 100 साल मन रहे होंगे, तो उस समय आपका रोल क्या होना चाहिए, हमें कैसा भारत बनाना है, अपनी लेखनी से, हम अपने टीवी के कंटेंट से, कहानियों से हम क्या देना चाहते हैं जो लोगों को समृद्ध करे, उसकी जानकारियों को बढ़ाए, उसका मार्गदर्शन करे, उसमें यह भरोसा पैदा करे कि तमाम नकारात्मकताओं के बावजूद बहुत कुछ अच्छा करने की गुंजाइश हमेशा है और हर जगह है। तो ये हमें निरंतर इस तरफ काम करना चाहिए। तो नई पीढ़ी के लिए, खासतौर से आज के विद्यार्थियों के लिए, केवल मेरी ये 2 अपेक्षाएं हैं, नसीहतें नहीं हैं, कोई टिप्स नहीं है, अपेक्षाएं हैं जो एक सीनियर होने के नाते मुझे अपेक्षा करना चाहिए। जी, थैंक यू सर। कुछ सोच दुनिया बदल देती है और एक ऐसी ही सोच आज हमारे मंच पर है विजय मनोहर तिवारी सर, जिनने अपना अनुभव साझा किया और आज के युवाओं को एक सही दिशा दी। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने सिटीजन वॉच भारत के साथ भारत भाग्य विधाता में हमारे युवाओं को सही दिशा दी। और जब अगले एपिसोड के लिए मिलते हैं, जब तक के लिए नमस्ते।